नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो का तीसरा पार्ट लेके हम आ चुके हैं आपके लिए इतिहास। जी हाँ दोस्तों, हम भारतीय इतिहास कर रहे हैं और भारतीय इतिहास के अंदर भी हम प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले उन 2 वीडियो को देखें और फिर इसके बाद इस वीडियो का भी आनंद लेते रहें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आपका भारत का इतिहास। जी दोस्तों, आज ये वीडियो का हमारा पार्ट 3 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये 3rd पार्ट होने वाला है। इस 3rd पार्ट के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय इतिहास का विभाजन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पुरानी वीडियो को देखिए। हमने उसमें बता रखा है कि किस प्रकार से भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो आखिर ये इतिहास हम तक पहुंचा कैसे, आखिर हमको इसकी जानकारी मिली कैसे। इस जानकारी के 2 अद्भुत स्रोत जो थे उनको पुरानी वीडियोस के अंदर हमने डिस्कशन किया है और साथ ही साथ हमने आपको भारतीय इतिहास के बारे में कुछ अद्भुत और जानकारियां दी हैं। साथ ही अब बताने जा रहे हैं आपको 3rd पार्ट में कि भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इसको सबसे पहले आसानी से पढ़ने के लिए हमको 3 भागों में इसको डिवाइड करना होगा, ताकि हमको इसका रहस्य आसानी से समझ में आ सके। तो भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब क्या है कि इतिहास से भी पहले का इतिहास, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, ना तो वो बहुत ज्यादा पुराना है और ना बहुत ज्यादा आधुनिक है, वो मध्य का है, बीच का है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक काल, इसको हम कहते हैं इतिहास। जी हाँ, जो वर्तमान समय से पिछले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन कालक्रमों को हम पढ़ते हैं कि अभी तक क्या क्या घटनाएं बीत चुकी हैं। इसी जब हम ऐतिहासिक भाग को पढ़ेंगे तो इसमें हम इसको 4 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो प्राचीन इतिहास को हम देखेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और फिर आपका आजादी के बाद का भारत, या फिर इसको कहते हैं हमारा नेहरू काल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस समय पर नेहरू जी का बहुत प्रभाव था, इसलिए इसको नेहरू काल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये सब समझने से पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इसके ऊपर कि आखिर इसे क्यों कहते हैं। अच्छा, इसको आदि ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। इसके साथ साथ इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपने सुना होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, कालक्रम हैं, इनको आप जानते ही होंगे, समझते ही होंगे। खैर, इनकी चर्चा हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो आखिर ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रागैतिहासिक काल को हम मानते हैं कि जो प्रारंभ से, मैंने आपको बताया था कि जो मानव है, मानव का जो जीवन काल है, वो मानव का कैसे विकास हुआ, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, तो आप उसको देखिए। इतिहास में दूसरा पार्ट वीडियो का वही है और ये तीसरा पार्ट है वीडियो का। तो इसमें हमारा प्रारंभ से लेके, यानी कि हम ये मानते हैं कि जो आधुनिक मानव है वो लगभग 3 से 5 लाख साल पहले आया, और सबसे पहला आदि मानव व्यक्ति जो अफ्रीका के अंदर 25 लाख साल पहले पाया गया था, तब से लेके 1700 ईस्वी तक का जो काल है, यानी कि जब से मानव मिला, मानव के प्रारंभ से लेके और 1700 बीसी तक, माय मिस्टेक, ईसी बोल दिया मैंने, 1700 बीसी, बीसी मतलब बिफोर सेंचुरी, आपके वाला बीसी नहीं जो आप बोलते रहते हो, ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी बिफोर सेंचुरी भी होता है इसका मतलब भाई। तो बिफोर सेंचुरी यानी कि ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले तक का इतिहास, और कब से लेके, जब से मानव की उत्पत्ति हुई थी तब से लेके माना जाता है। इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पाषाण काल? क्योंकि उस समय पर मानव क्या करता था भाई, घुमंतु तो था ही, वो पत्थरों को टकरा कर, पत्थरों को मार कर, पत्थरों के हथियार बनाता था, उसे आग निकालता था, चिंगारी निकालने का प्रयास करता था। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि कभी कभी हम अपने बचपन में क्या करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, मम्मी पापा कितना भी डांटें लेकिन पत्थरों को मारते रहते हैं, खेलते रहते हैं, है ना। तो क्या है ये सब उस समय पर मानव भी यही कर रहा था। तो हमको पता चला कि भाई यहां पर पत्थरों के बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, इसलिए पाषाण काल कहते हैं। क्यों? पाषाण मतलब होता है पत्थर, इसीलिए पाषाण काल। इस समय पर मानव बोलना नहीं जानता था, वो केवल टार्जन की तरह क्या था, मतलब वही
चिल्लाता रहता होगा ओले ओले ऐसे करके, लेकिन उससे बोलना नहीं आता था। रीजन बस वही है कि भाषा का विकास नहीं था, इसलिए बोलना नहीं आता था। जब भाषा का विकास नहीं था, मानव को बोलना नहीं आता था, तो जाहिर सी बात है लिपि का भी विकास नहीं होगा। और जब किसी चीज की लिपि का ही विकास नहीं है तो फिर किसी भाषा को आप लिखना कैसे सीख सकते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उस समय पर लिखित स्रोत प्राप्त हुए ही नहीं है, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इस समय पर लोग क्या कहते, जो भी आदि मानव था वो पत्थरों के हथियार या औजार प्रयोग करने लगा था। तो कितनी अद्भुत बातें पता चली प्रागैतिहासिक काल के बारे में। पहला कि इसको मानते हैं मानव के प्रारंभ से लेके 1700 बीसी तक। दूसरा इसमें पता चला कि यहां पर पाषाण काल कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं पाषाण काल? क्योंकि पत्थरों का प्रयोग होता था, मानव को भाषा का ज्ञान नहीं था, लिपि का भी ज्ञान नहीं था, वो बोलना भी नहीं जानता था। चलिए अब इस प्रागैतिहासिक काल को भी ना कई काल खंडों में डिवाइड कर देते हैं, तो वो भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला है पुरा पाषाण काल, मतलब कि पत्थरों का जो प्रयोग हो रहा है ना, उससे भी पहले से लेके पाषाण काल तक के युग को कहते हैं हमारा क्या? पुरा पाषाण काल। दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल, और फिर आता है आपका नव पाषाण काल। इस नव पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले यहां पर तो आ जाइए कि सबसे पहले पढ़ लेते हैं पुरा पाषाण काल क्या है। यानी कि जब से मानव का प्रारंभ हुआ ना, तब से लेके 10,000 बीसी तक, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं? हमारा पुरा पाषाण काल। इसमें मानव क्या करता था? मानव नंगा घूमता था। कितना आनंद आता होगा, सब तरफ से हवाएं लगती रहती होंगी, जीवन का आनंद ले रहा था वो भी। बस धीरे धीरे उसको पता चला तो एक पत्ता आगे लगा लिया और एक पत्ता पीछे लगा लिया। जीवन के आनंद लेते हुए वो घुमंतु जीवन जीता था। और आखेट, आखेट मतलब होता है शिकार करना, तो शिकारी जीवन करता था। क्योंकि देखो वो कच्चा मांस खा लेता था, उस समय पे तो आग की भी खोज नहीं हुई थी, तो कच्चा मांस ऐसे ही जानवरों को पकड़ता, किसी भी जानवर को, और उसको मारता और खा लेता, क्योंकि पेट तो भरना ही था। साथ साथ वह आखेट के साथ साथ संग्राहक भी था। किसका? फल फूल कंदमूल, ये सारी की सारी जो सब्जियां होती हैं ना या फल होते हैं, इनको भी वो जड़ें जो होती हैं इनको उठाकर इकट्ठा करता था जंगल से और खाता रहता था और अपना भरण पोषण करता था। तो आखेटक जीवन जी रहा था, घुमंतु जीवन, मतलब एक स्थान पर वो टिका हुआ नहीं रहता था। एक स्थान से शिकार किया, फल इकट्ठे किए, खा लिए, पेट भर गया और आगे बढ़ गया। जीवन का कितना आनंद लेते हुए जी रहा था। देखिए आज के टाइम के जैसे मारकाट नहीं था, आज के टाइम के जैसे इतना स्ट्रगल जो लोग कर रहे हैं ना, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई इसके नाम पर मारकाट हो रही है, कुछ नहीं था उस समय पर। क्या केवल क्या था? भरण पोषण के लिए ही पूरा का पूरा जीवन संघर्ष में लगा रहता था मानव। फिर उसके बाद क्या करा? धीरे धीरे फिर उसने आग की खोज करी। मान लीजिए किसी दिन घूम रहा होगा, पत्थर मार दिया होगा या कोई चिंगारी निकली होगी और अचानक से आग जल गई होगी। तो आग जलते ही क्या हो गया? उसको आग का पता चला, आग में उसके मांस का टुकड़ा गिरा और उस आग के मांस मतलब उसमें से जैसे उसने निकाला होगा और उसको खाया होगा तो फिर उसको अद्भुत चीज पता चली होगी और फिर उसे लगा होगा यार ये तो टेस्टी है, ये तो मजा आ गया। तो फिर उसने कच्चा मांस खाना छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे क्या करने लगा? वो पका हुआ मांस खाने लगा। तो इस प्रकार से आग की खोज ने भी उसके जीवन में बहुत परिवर्तन लेके आने स्टार्ट कर दिए। क्यों? जैसे उसने आग की खोज कर ली ना, तो जानवर तो ससुरे क्या हो गए? भागने लगे इधर से उधर, क्योंकि आग को देख के जानवर तो भागते हैं। तो अब तो उनकी रक्षा भी होने लगी। तो अब आदि मानव क्या करने लगा? आग जलाई वहीं पर और अपना आराम से बैठ गया। आराम से हाथी आ रहा है या शेर आ रहा है या कोई अन्य जानवर आ रहा है, जानवर उनके पास नहीं आ पा रहे, तो वो आग का प्रयोग किस लिए करने लगा होगा? अपने बचाव के लिए, संरक्षण के लिए। इसीलिए आग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज भी है। लेकिन देखिए मानव का कितना चमत्कार है। पहले वो आग क्या करती थी? हमारा संरक्षण करती थी, सुरक्षा करती थी। लेकिन आज आग क्या कर रही है? आज इतनी दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कि आग से कई सारे लोग मारे जाते हैं। चलिए खैर, ये हमारा इस तरीके से धीरे धीरे। अच्छा उसने क्या करा? पत्थरों के कुछ उपकरण, जो विशेष उपकरण थे, अच्छा ये भारी उपकरण थे, मतलब ये जो हथियार इसने बनाए थे पहली बार वो बड़े बड़े थे और भारी थे। इसने क्या बनाया था? कुल्हाड़ी बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, और कुल्हाड़ी आज के टाइम की जैसी नहीं, बहुत बड़ी कुल्हाड़ी हुआ करती थी, पत्थर की बहुत अच्छी सी शेप लेके, ताकि वो उससे किसी को वार कर सके, मतलब किसी टहनी को, पत्थर को या किसी टहनी को या पत्थर को काट सके और दूसरा क्या कर सके? जानवरों को भी मार सके। तो इसका प्रयोग करते थे। एक गंडास हुआ करता था, जी हाँ गंडासा या गंडास, और एक होता था हमारा खंडक। इनका भी प्रयोग वो तोड़ने के लिए या किसी जानवर को मारने के लिए, उसकी खाल को निकालने के लिए ऐसे प्रयोग करते थे। और साथ में फिर हमको कुछ चीजें और भी पता चली हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से हमको एक चित्रकारी मिली, और उसमें चित्रकारी कैसे मिली कि उसमें क्या है कि मानव ने ऐसे करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि मानव उस समय पर शिकारी जीवन तो जी रहा था। तो पहली बार जो
चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं कि आदि मानव चित्रकला भी जानता था। वो भीमबेटका, जी हाँ, भारत के मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, उन गुफाओं में कुछ चित्र मिले हैं। तो आई होप आपको ये हमारा जो पूरा पाषाण काल है समझ में आया होगा। बिल्कुल बोर मत होइए यार, कितनी मजेदार की चीज बता रहा हूं आपको, मतलब इतनी मजे वाली चीजें हैं, इतनी मजेदार चीजें हैं कि आपको पता चला है कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर कैसे कैसे मानव जीवन बिता रहा था। और यहां देखिए मध्य पाषाण काल क्यों कह दिया, क्योंकि जो सारी चीजें यहां मिल रही थी ना, अब मानव के जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ। जैसे आप अपने घर में रहोगे और उसके बाद फिर दोस्त के घर में जाओगे तो पता चलेगा कि दोस्त के घर में तो कुछ अलग ही चीज है। तो पता चलता है कि यार हम तो थोड़े से गरीब हैं या अमीर हैं और हमारा दोस्त गरीब है या फिर अमीर है। तो कहने का मतलब है कि जो चीजों से अंतर स्पष्ट होता है ना, तो ऐसी इस समय की कुछ जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, पुरातात्विक चीजें मिली हैं, तो हमको पता चला कि उस समय पर मानव कैसा जीवन जीता था। लेकिन कुछ जगह पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चला कि मानव के जीवन में कुछ परिवर्तन भी आए हैं। और वो परिवर्तन कैसे आए हैं, जैसे मध्य पाषाण काल को कब से कब तक माना जाता है, 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक। ऐसा क्यों, क्योंकि इस समय पर जो पुरातात्विक चीजें मिली हैं, कार्बन डेट प्रोसेसिंग के द्वारा जो उसकी डेट को एनालिसिस किया गया है, वो इस समय की, इस कालखंड की मानी गई हैं। और इस समय पर जो चीजें मिली है ना, उनमें अंतर है बहुत ज्यादा। कैसे, शल्क का प्रयोग करना सीख गया था मानव। शल्क क्या होता है, शल्क मतलब होता है पैने और तेज धार वाले हथियार और छोटे हथियार, इनका प्रयोग करना सीख गया। अब जब पैने हथियारों का, तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग करना सीख गया होगा तो लकड़ी काटना जानता होगा, उसकी खाल को भी काटना जानता होगा, आसानी से शिकार भी कर पाता होगा। और छोटे हथियार मतलब वो फेंक कर भी मार सकता था। तो इसका मतलब ये था कि वो मछलियों को भी पकड़ सकता था। मछलियों को पकड़ने के लिए मान लीजिए उसने ऐसे करके, कोई एक ऐसे करके मान लीजिए कुछ बना दिया होगा और यहां ऐसे करके रहता होगा। मान लीजिए वो इस प्रकार से इसने नुकीली चीजें बना दी और इसको लिया और मछली को मार दिया नदी में, उसको पकड़ के खा लिया। तो इस प्रकार से काफी सारे जीवन में उसके परिवर्तन भी आए होंगे। तो ये हमारा कब से कब तक, 10,000 से 6,000 बीसी तक माना जाता है। शल्क का प्रयोग यानी कि पैने और तेज धार वाले हथियार का प्रयोग इसने करना स्टार्ट किया था। ये छोटे हथियार थे, फेंक कर मारे जा सकते थे, ऐसे औजारों को इसने बनाना स्टार्ट किया। तो जाहिर सी बात है, इसने मछली और पक्षियों का शिकार करना भी प्रारंभ कर दिया मध्यकाल के अंदर। जबकि पाषाण काल के अंदर ये ऐसा नहीं कर पाता था कि पक्षियों को इसको मारने में सक्षम नहीं था। हाँ, मरा हुआ या गलती से कोई पकड़ लिया पक्षी तो ठीक है, अदरवाइज तो हथियारों के थ्रू ये मार नहीं पाता था, क्योंकि भारी हथियार थे तो फेंक कर मारना असंभव था। तो यहां पर तीरंदाजी वगैरह भी, यानी कि तीर कमान वगैरह भी इसने बनाने सीख लिए थे। दूसरा, पशुपालन करना सीख गया था। जी हां, मध्य पाषाण काल का पहला साक्ष्य मिलता है राजस्थान के बागौर जिले से। तो जो बागौर है ना, बागौर के अंदर ही पहली बार पता चला कि जो ये मानव था ये पशुओं को ही पालता था। और इसने सबसे पहले पशु पाला कौन सा, कुत्ता। क्यों पाला, क्योंकि आपको पता है कुत्ता के अंदर कुछ क्षमताएं होती हैं जो सूंघकर काफी सारी चीजों को पता लगा लेता है। साथ साथ बोलते हैं कि जो अलौकिक शक्तियां होती हैं उनका भी आभास हो जाता है। और इसके साथ साथ आंधी तूफान ऐसी चीजों को भी कुत्ता भांप लेता है। कुत्ते से वफादार जो जीव है ना, आपको शायद ही इस दुनिया में मिले। क्यों, आप एक टुकड़ा डाल के तो देखिए, आप जैसे एक टुकड़ा डालोगे ना, वो भाई साहब आपके पीछे पीछे घूमने लगेगा। आप एक बिस्किट डाल देंगे ना, वो आपके पीछे पीछे पूंछ हिलाता हुआ आने लगेगा और दोबारा वो कभी किसी दूसरे के घर पर जाएगा नहीं। आप देखिएगा, आप उसको लाती मार दोगे ना, तभी वो आपके पास आएगा। इतना वफादार होता है। और अब जो आपने उसके मतलब के उसको एक हेल्प करी है, उसे एक टुकड़ा भी डाला है ना, उसका भी वो एहसानमंद रहता है और चुका देता है। और आज की मानव जाति एहसान को जानती नहीं कि किसी ने क्या किया है हमारे लिए। क्या आजकल तो माँ बाप, मतलब समझिए ना, माँ बाप को छोड़ देते हैं लोग, अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं। तो क्या ही बताएं। तो खैर, इस समय पे यहाँ पर क्या करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला जीव इसने पाला कुत्ता और फिर बैल पालना स्टार्ट किया, ठीक है ना। और यहां पर अंत्येष्टि करना प्रारंभ कर दिया था। ये अंत्येष्टि क्या होता है, अंत्येष्टि का मतलब है अंतिम संस्कार। आपको पता नहीं है शायद, मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर 16 संस्कार होते हैं। जी हां, 16 संस्कार के अंदर जो 16वां संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार होता है, इसी को अंत्येष्टि कहते हैं। तो यहां पर क्या था, मतलब आदि मानव ने अपने लोगों को दफनाना या जलाना प्रारंभ, यानी कि उनका अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था, जबकि वो पहले नहीं करता था। पहले ऐसा वो नहीं करता था। और साथ ही हमारा क्या, युद्ध और आक्रमण के पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं,
यूपी के सराय नाहर से, जी हाँ, यूपी के सराय नाहर से आक्रमण और युद्ध भी उस समय पर हुआ करते थे। एक जो कबीले के लोग हैं वो दूसरे कबीले पर आक्रमण कर देते होंगे, ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं। तो आई होप आपको ये मध्य पाषाण काल भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं, अद्भुत चमत्कार यहां पर होने वाला है नव पाषाण काल के अंदर। कार्बन जो डेटिंग प्रोसेस है उसके द्वारा यहां पता लगाया गया कि यह काल माना जाता है कब तक, 6000 से लेके 3000 बीसी तक, 3000 बीसी तक माना जाता है। और यहां पर पहली बार पता चला भाई, पहली बार स्थायी बस्तियों का प्राप्त कहां पर हुई है, नवपाषाण काल के अंदर, कि यहां मानव स्थायी रूप से रहने लगा। स्थायी रूप से रहने लगा क्यों, यहां पर सबसे पहली बार कृषि का विकास, यानी कि खेती करने लगा था मानव। और खेती आपको पता है, कोई फसल अगर आप उगाओगे ना वो 3, 4 या 6 महीने, उस समय तो और भी लंबा समय लेता था। और उस समय इतना लंबे समय के लिए वहां पर उसकी खेती की देखभाल करने के लिए मानव को रुकना ही पड़ेगा। और जब उसको रुकना पड़ेगा तो उसकी स्थायी बस्तियां बसने लगी। लेकिन ये जो स्थायी बस्तियां थी ना, ये ग्रामीण बस्तियां थी, यानी कि गांव थे। यानी कि गांव मतलब एक तरीके से पिछड़ी हुई संस्कृति और सभ्यता के रूप में मानव धीरे धीरे स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर चुका था। तो पहली स्थायी बस्ती का यहां पर विकास हुआ। और पहली बार जब कृषि हुई तो कितने, 7000 साल पहले, जी हां दोस्तों, 7000 बीसी पूर्व, कहां पर, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ और बलूचिस्तान कहां का एरिया है, पाकिस्तान का। तो यहां से ही पहली बार कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और पहली बार पता कौन सी कृषि की गई, जौ की फसल की गई। जौ आप शायद ना जानते हो, लेकिन पहले जौ की रोटी खाया करते थे। तो जौ बहुत पौष्टिक आहार होता है, ठीक है ना। अब तो आपको पचेगा भी नहीं, हमको भी नहीं पचने वाला है, बट पहले लोग खाते थे। उसके साथ साथ गेहूं और कपास की भी खेती होती थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग कपड़े या जो हमारा धागा है या कपास है उससे भी परिचित थे। तो वो कपड़े भी पहनना इन्होंने प्रारंभ कर दिया होगा। अब ये आदि मानव से थोड़े से बेटर हो गए होंगे। जैसे आदि मानव क्या है, एक पत्ता आगे का एक पत्ता पीछे, बाकी का मामला साफ, ऐसे करके वो मतलब नहीं रहता है। बट इसने धीरे धीरे विकास किया आदि मानव ने। और पहली बार चावल की कृषि का जो साक्ष्य मिला है ना, वो 6000 बीसी मिला है। कहां से, कोल्डिवा से। कोल्डिवा कहां पर है, इलाहाबाद, इलाहाबाद के यूपी, जी हां, यूपी के इलाहाबाद में, ठीक है ना। कोल्डिवा नाम की एक जगह है। तो वहीं से पहली बार पता चला कि इस समय मानव चावल भी उगाना सीख गया था। तो चावल की फसल से भी वो परिचित था। साथ ही अगर देखें तो मृद भांड, जी हाँ, ये मृद भांड क्या होता है, मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब होता है बर्तन। तो मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन ये बनाना सीख गया था और बर्तनों का प्रयोग भी करता था। साथ ही पहली बार मानव ने जो धातु का प्रयोग किया वो कौन सी धातु थी, वो तांबा थी। मैं बता रहा हूं, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कंफ्यूज हो जाते हो, लोहा लिख के आ जाते हो। लोहे से तो परिचित तो अभी तक हुआ ही नहीं था। सबसे पहली धातु जो उसने प्रयोग करी वो तांबा था, इसीलिए वो तांबे का प्रयोग करना उसने प्रारंभ किया। और वो भी कहां पर, नवपाषाण युग के अंदर। और इसी पाषाण युग से, नवपाषाण युग से फिर तांबे का प्रयोग किया ना, तो तांबे का भी प्रयोग और पत्थर का भी प्रयोग, तो एक ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई। एक नई संस्कृति का विकास हुआ जिसे ताम्र पाषाण कहते हैं। जी हां दोस्तों, क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। और इस समय पर मातृ देवी की, आज देखिए, आज औरतों की कोई इज्जत नहीं है, लेडीज को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। अपने घर में देख लो, मम्मी बहन या बाहर भी जाएंगे तो उनके साथ बदतमीजी करते रहते हैं लोग यहाँ। और उस समय पर मातृ देवी की उपासना वहीं से प्रारंभ। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आप क्यों नहीं समझते हो कि हम औरतों को हमेशा से सम्मान, इज्जत, पूजा करते हुए आए हैं। और इस चीज को आपको समझना ही होगा, हमको समझना होगा, पूरे समाज को समझना होगा। लेकिन आज प्रताड़ित की जाती महिलाएं, है या नहीं है। इतनी गंदी गंदी बातें मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मतलब वर्तमान समय से अच्छा तो फिर पुरानी संस्कृति है कि आपने विकास करके कर भी क्या लिया, क्या उखाड़ लिया। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आप फिर तो मतलब इंसल्ट कर रहे हो, आप मतलब भेदभाव कर रहे हो। और उस समय पर लेडीज का पूजा किया जाता था, आज भी करते हैं, लेकिन कितने दिन, 2 दिन। 2 दिन पूजा करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे, फिर वही स्टार्ट हो जाता है उनके साथ अत्याचार। तो थोड़ा चीजों को और समाज को सुधारने की, बेटरमेंट की जरूरत है। तो नवपाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहली संस्कृति कहलाती हमारी आहार संस्कृति, दूसरी कहलाती हमारी मालवा की संस्कृति, और तीसरी कहलाती हमारी जोबरे की संस्कृति। तो सबसे पहले आहार जो संस्कृति है ये राजस्थान, जी हाँ, राजस्थान में इसके साक्ष्य मिले हैं। कहां पर, आहार, बनास और गिलुंद, ये 3 क्षेत्र हैं जहां तक इस संस्कृति का विकास था। इसकी खास बात क्या थी कि ताम्रवर्ती संस्कृति कहते थे इसको। क्यों, क्योंकि राजस्थान के अंदर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तांबा मिलता था और तांबे का प्रयोग किया जाता था। साथ ही गिलुंद से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो वहां पर पता चलता है कि उस समय पर जो ईंट वगैरह के भट्टे वगैरह या उद्योग वगैरह होंगे वो विकसित हो चुके थे। साथ ही पक्की ईंटों के मकान भी उस समय पर मिले होंगे।
दूसरी संस्कृति कहलाती है हमारी क्या, मालवा संस्कृति। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैली हुई थी, मध्य प्रदेश के कुछ भाग तक। तो कहां कहां, कायस्थ, एरन और आपका नवादा टोली। नवादा टोली में क्या मिला है, अनाज के साक्ष्य। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग खाने पीने की वस्तुओं को मतलब प्रयोग भी करते थे और उत्पादन भी करते होंगे। उत्पादन करते होंगे तो वहां पर रहते भी होंगे, और रहते भी होंगे तो कृषि कहां की जाती है, गांव के अंदर, शहरों में नहीं। तो इस समय पर पता चलता है कि यह संस्कृति भी कैसी थी, ग्रामीण ही संस्कृति थी। साथ ही मालवा अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता था। उत्कृष्टता मतलब नक्काशी कर देते हैं बर्तनों पर। पुराने टाइम में अगर आपने बर्तन देखे होंगे पुराने टाइम के, तो उन पर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फूल पत्तियां काट देते हैं या ड्रॉ कर देते हैं, तो उनको उकेल देते हैं। तो इसे कहते हैं हमारा क्या, नक्काशी करना, डिजाइन करना एक तरीके से। तो मृद भांड बहुत अच्छे डिजाइन किए जाते थे यहाँ के, मतलब कलरफुल होते थे, और वहां पर मतलब चित्रकारी वगैरह की जाती थी अच्छे से। फिर है तीसरा हमारा जोबरे संस्कृति। ये महाराष्ट्र में प्राप्त हुई है। जी हाँ, महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंदर ये आती है। और कौन कौन से, जोबरे नामक स्थान पर नेवासा, इनामगांव और आपका दैमाबाद। पता चला कि दैमाबाद में तो हाथी, गैंडा और आपका भैंस, इनकी मूर्तियां मिली हैं। साथ में एक मूर्ति और भी मिली है, मानव के द्वारा चलाता हुआ रथ। यानी कि एक मूर्ति मिली है जिसमें मानव क्या कर रहा है, रथ चला रहा है। तो जाहिर सी बात है कि घोड़े, गैंडा, भैंस, हाथी, ऐसे जीवों से दैमाबाद के लोग क्या होंगे, परिचित होंगे। साथ ही यहां पर महाराष्ट्र में जयपुर संस्कृति के अंदर एक बड़ा ही विशेष प्रकार का अंतिम संस्कार किया जाता था। क्या, कि जो वयस्क लोग होते थे ना, वयस्क लोगों को जो जैसे उनकी मृत्यु हुई तो उनके पैर का जो निचला हिस्सा है, तलवा, टखना, यहां से पैर को काट के उसके बाद दफनाते थे। क्योंकि उनकी मान्यता ऐसी थी कि अगर ऐसा नहीं कराएंगे ना तो ये भूत बन जाएगा, फिर भूत पिशाच बन के हमारे पीछे घूमेगा। और आज भी पता है। तो ये मतलब इससे जाहिर होता है कि उस समय के जो लोग थे वो अंधविश्वास वगैरह में भी थोड़ा बिलीव रखते थे, यानी कि जो अलौकिक शक्तियां थे उनसे भयभीत रहते थे। और आज भी हम अलौकिक शक्तियों से भयभीत रहते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अंधविश्वासों को मानते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीजें थोड़ी सी होती ही हैं, लेकिन धीरे धीरे साइंस बताती जा रही, काफी सारी चीजों का खुलासा करती जा रही है। तो चलो खैर, ये तो एक अलग की बात है, बट यहां पर अंधविश्वास मौजूद था, ये चीज आपको पता चल गई होगी। तो आई होप आप बिना बोर हुए लगभग इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।